हेलो दोस्तों, आज फिर से ज्योग्राफी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज उसी श्रृंखला में हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर के साथ, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। वायुमंडल में जो आपकी हवाएं चलती हैं उन्हें तीन मुख्य भागों में बांटा जाता है। और वो तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं, जिन्हें प्राथमिक परिसंचरण, द्वितीयक परिसंचरण और तृतीयक परिसंचरण कहा जाता है। ठीक, अब इसमें प्राथमिक परिसंचरण में किसे रखा जाता है, तो प्राथमिक परिसंचरण में सबसे पहली जो आपकी हवाएं हैं उन्हें सन्मार्गी पवन पेटी कहते हैं, जिसे व्यापारिक पवन पेटी कहते हैं, ट्रेड विंड्स। द्वितीय जो आपकी मुख्य हवा है वो आपकी पछुआ पवन, ठीक है, जिसे वेस्ट विंड्स कहा जाता है। और तृतीय जो आपकी मुख्य पवन है वो आपकी ध्रुवीय पवन है। ठीक है, इसके बाद द्वितीयक परिसंचरण में आपका जो सबसे पहली है वो है आपका चक्रवात, प्रतिचक्रवात, मौसमी हवाएं, वायु राशियाँ। इन सबको आपके द्वितीयक परिसंचरण में रखा जाता है। और तृतीयक परिसंचरण के अंतर्गत स्थानीय पवनों को रखा जाता है। ठीक, तो अब हम मुख्य पवनों के रूप में देखते हैं जो आपकी प्राथमिक परिसंचरण में है। ठीक है, इसमें इसके पहले आप लोगों ने देखा है, हम लोगों ने वायुदाब पेटी पढ़ा था। ठीक है, वायुदाब पेटियों में हमने तीन प्रकार की पेटियां पढ़ी है। आपकी चार प्रकार की पेटियां हम लोगों ने पढ़ी है, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपध्रुवीय या अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। देखिए, जो आपकी व्यापारिक पवनें हैं वो पवनें भूमध्य रेखीय उच्च वायुदाब से उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक, चूँकि ये हवाएं पूरब की ओर से आती हैं इसलिए इन्हें पूर्वी पवनें कहा जाता है। और व्यापारिक पवनें इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में इन्हीं पवनों के सहारे व्यापारिक जहाज़ें गति करती थी। ठीक, इनका ये जो हवाएं चलती हैं ये 5 अंश उत्तर से 30 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण से 30 अंश दक्षिण अक्षांशों के बीच में चलती हैं। ठीक, उसके बाद फिर दूसरी आपकी है सनातन पछुआ पवनें। ठीक है, जो लगातार चलती रहती हैं। अब पछुआ पवनें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ये चला करती हैं। ठीक, और ये इन पवनों का जो प्रवाह होता है वो 35 अंश उत्तरी अक्षांश से 60 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच में होता है। ठीक है, और 35 अंश दक्षिण अक्षांशों से 60 अंश दक्षिण अक्षांशों के बीच में होता है। वहीं आपकी जो ध्रुवीय पवनें हैं इनका जो विस्तार है, ये जो चलती हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब को से न चल के ये आपकी जो ध्रुवीय पवनें हैं वो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक, तो ये आपकी मुख्य पवनें हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो आपकी पवन पेटियां हैं उनका खिसकाव। ठीक है, पवन पेटियों का जो खिसकाव होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक, सामान्यतः जो पवन पेटियां पाई जाती हैं वो कहाँ से कहाँ पाई जाती हैं, जो सामान्य दशा है 21 मार्च और 23 सितंबर की। इसमें जो पवन पेटियां पाई जाती हैं वो 5 अंश उत्तर से 5 अंश दक्षिण के मध्य भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, 30 अंश से 35 अंश उत्तर और दक्षिण दोनों अक्षांशों के बीच में आपकी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, उसके बाद फिर जो आपका है फिर नीचे आपकी क्या है, वही स्थिति है। तो जो पवन पेटियों का खिसकाव होता है केवल इन्हीं दोनों वायुदाब पेटियों में ही खिसकाव होता है। जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होती है अर्थात 21 जून की स्थिति में ये पवन पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। और जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है ये पवन पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। अब इसमें खिसकाव कितना होता है, तो इसमें 5 अंश का खिसकाव होता है, 5 से 10 अंश का। देखिए, जहाँ पर ये आपकी पवन पेटियां 5 अंश उत्तर से 5 अंश दक्षिण की ओर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी थी, वो अब 0 अंश से 10 अंश उत्तरी अक्षांश की ओर विस्थापित हो जाते हैं ग्रीष्म ऋतु में। और शीत ऋतु में ये 0 अंश से 10 अंश दक्षिणी गोलार्ध की ओर विस्थापित हो जाती है। वहीं जो आपकी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है जो 30 अंश से 35 अंश के बीच में थी, वो 35 से 40 अंश
उत्तरी अक्षांश की ओर, ठीक है। और नीचे वाली जो आपकी पवन पेटी थी जो 30 से 35 थी, वो आपकी दक्षिण गोलार्ध की जो पवन पेटी थी वो 25 अंश से 30 अंश दक्षिण गोलार्ध में प्रवाहित हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जो पवनों की पेटियां हैं वो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर की ओर खिसक जाती हैं और शीत ऋतु में नीचे की ओर खिसक जाती है, और इसमें जो खिसकाव होता है वो 5 अंश से 10 अंश के बीच में खिसकाव हो जाता है। इसके बाद वायुमंडल में हवाएं चलती कैसे हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में हवाएं एक कोशिका के रूप में चलती हैं, जिसे वायुमंडल का त्रिकोशिकीय देशांतीय परिसंचरण कहा जाता है, ठीक है। इसमें देखिए जब हवाएं क्या होती हैं, भूमध्य रेखा पर हवाएं क्षैतिज गति नहीं करती, ये हवाएं गर्म होती हैं और गर्म होकर ऊपर उठती हैं। जब ये ऊपर उठती हैं, ये हवाएं ऊपर उठने के बाद दोनों गोलार्धों की ओर विस्थापित हो जाती हैं, और जब ये विस्थापित होती हैं तो ऊपर जाने के बाद जब ये थोड़ा शीतल होती हैं तो जो आपका उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है, इस पेटी में ये नीचे उतरती हैं दोनों गोलार्धों में, ठीक है। नीचे उतरने के बाद फिर ये 2 दिशाओं में विस्थापित हो जाती हैं। एक शाखा इनकी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर और एक शाखा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर विस्थापित हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक सर्किल पूरी करती हैं जिसे हेडली कोशिका कहा जाता है, अर्थात भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के बीच में ये एक चक्र पूरा करती हैं, नीचे से ऊपर उठती हैं, ऊपर से फिर नीचे उतरती हैं, तो ये एक चक्र पूरा करती हैं। इस एक चक्र को हेडली सल कहा जाता है। वहीं जब ये नीचे उतरती हैं तो इस उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर नीचे तक जाती हैं, और यहाँ पर फिर से ये क्या करती हैं, गर्म होकर ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद ये फिर से 2 दिशाओं में विस्थापित हो जाती हैं। एक क्या होती है, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की ओर चली जाती है, और दूसरी भूमध्य रेखीय उच्च वायुदाब पेटी की ओर चली जाती है, दूसरी आपकी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी की ओर चली जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हवाएं क्या होती हैं, नीचे उतरती हैं, और नीचे उतरने के बाद फिर आपकी ये हवाएं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर गति करती हैं। इस प्रकार से ये पुनः एक चक्र प्रयोग करती हैं। तो जो आपकी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के बीच में एक कोशिका का निर्माण होता है, जिसे हेडली कोशिका कहते हैं। उसके बाद उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के बीच में एक कोशिका का निर्माण होता है, जिसे फेरल कोशिका कहते हैं। और वहीं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के बीच में जिसका निर्माण हो रहा है वो आपकी फेरल कोशिका है, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के बीच में जिसका निर्माण हो रहा है वो आपकी क्या है, ध्रुवीय कोशिका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में धरातल से लगभग 600 मीटर से 1200 मीटर की ऊंचाइयों के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली परिध्रुवीय पवन धाराओं को कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये मान लीजिए आपका क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी का ये आपकी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी का वायुमंडल है। वायुमंडल में आपका क्षोभ मंडल है, इसकी ऊपरी परतों में ये जो आपकी ऊपरी परत है, इस परत में 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर क्या करती हैं, कुछ हवाएं चलती हैं जो पश्चिम से पूरब दिशा में गति करती हैं, ठीक है। इन्हीं पश्चिम से पूरब दिशा में गति करने वाली धाराओं को ही क्या कहा जाता है, जेट स्ट्रीम कहा जाता है, ठीक है। अब ये चलती कहाँ है, तो ये दोनों गोलार्धों में, जो जेट स्ट्रीम है आपकी, ये दोनों गोलार्धों में 20 अंश अक्षांश से ध्रुवों तक वर्ष भर चलती हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि केवल सामान्यतः आप देखेंगे तो ये केवल कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का हिस्सा छोड़ दीजिए आप, उसके बाद कर्क रेखा से ध्रुवों तक उत्तर की ओर और मकर रेखा से ध्रुवों की ओर दक्षिण की ओर, ये दोनों गोलार्धों में वर्ष भर चलती हैं, ठीक है। और सामान्यतः जो जेट स्ट्रीम होती है, इसकी जो लंबाई है ये हज़ारों किलोमीटर लंबी होती है, और लगभग सैकड़ों किलोमीटर तक ये क्या होती है, चौड़ी होती है, और इसकी जो ऊंचाई होती है वो कई किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद जो धुरी का है, धुरी के प्रत्येक बिंदु पर इसका जो वेग होता है वो न्यूनतम 30 किलोमीटर होता है, ठीक है। जहाँ से मान लीजिए शुरुआत कर रही है, इस धुरी पर इसका जो वेग होगा वो क्या है, न्यूनतम 30 किलोमीटर का है, ठीक है। इसके बाद शीत ऋतु में जो जेट स्ट्रीम है, इसकी जो स्थिति है भूमध्य रेखा के अधिक निकट हो जाती है। शीत ऋतु में, अर्थात जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है, तब ये दक्षिण की ओर खिसकेगी,
और जब दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा तो ये उत्तर की ओर खिसकेगी। तो यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम है ये शीत ऋतु में भूमध्य रेखा के काफ़ी निकट आ जाती है। ठीक, उसके बाद क्या है, ग्रीष्म ऋतु में एक अपेक्षाकृत क्या होते हैं, शीत ऋतु में इनका जो वेग होता है वो दोगुना हो जाता है। गर्मी में इनका वेग कम होता है लेकिन ठंडी में इनका वेग बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद इनके मध्य भाग में वायु का औसत जो वेग होता है वो शीत ऋतु में 64 किलोमीटर तथा ग्रीष्म ऋतु में 24 किलोमीटर होता है। किंतु इनके धुरी के निकट पवन का जो वेग होता है वो कितना होता है, 480 किलोमीटर का होता है। ठीक है, उससे भी अधिक पाया जाता है। ऐसा नहीं कि वो 480 किलोमीटर तक ही रह जाएगा, वो उससे अधिक भी पाया जाता है। ठीक, जेट स्ट्रीम में जो उत्पन्न होने वाली छोटी से छोटी तरंगें हैं इनकी लंबाई 64 किलोमीटर तक होती है और इनका जो आयाम होता है वो लगभग 880 किलोमीटर होता है। और जेट स्ट्रीम के जो पवन के वेग हैं वो साप्ताहिक परिवर्तन होते हैं। ऐसा नहीं है को बस अभी यहाँ पर इतनी स्पीड में थी अगली बार इतनी स्पीड में चलने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 100 की स्पीड से चल रही है तो यहाँ पर अगले ही पल वो 150 की स्पीड से नहीं होगा। इसमें जो परिवर्तन होगा वो सप्ताह में एक बार होगा। ठीक है, इसके बाद जो जेट स्ट्रीम का सूचक है, तो जेट स्ट्रीम की अवस्थाएं होती हैं। जैसे जेट स्ट्रीम की जो प्राथमिक अवस्था है, प्राथमिक अवस्था में जेट स्ट्रीम लगभग सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो आपका निशान बना हुआ है, हल्की सी लहर के साथ इसमें आगे बढ़ती हैं, जिसमें जो आपकी उष्ण वायु राशि है वो जेट स्ट्रीम में नीचे की ओर और जो ध्रुवीय शीतल वायु राशि है वो जेट स्ट्रीम में ऊपर की ओर होती है। वही दूसरी अवस्था में क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत लहर का निर्माण होता है, जिसमें होता क्या है, जो शीत वायु राशि है वो नीचे की ओर विस्थापित हो जाती है और उष्ण वायु राशि ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है। ठीक, फिर इसकी तीसरी अवस्था में क्या होता है, तीसरी अवस्था में पूर्णतः मियांडर का निर्माण करती हैं, अर्थात एक घुमावदार मार्गों से होकर प्रवाहित होने लगती हैं। ठीक है, और इसकी जो स्थिति है वो भूमध्य रेखा के काफ़ी निकट हो जाती है। तापमान जो प्रवणता होती है, तापमान पश्चिम से पूरब की ओर होता है, अर्थात पश्चिम में जो तापमान होता है वो अधिक होता है, पूरब में तापमान कम होता है। ठीक है, फिर इसकी जो चौथी अवस्था है, चौथी अवस्था में इसमें कई सारे हाई प्रेशर और लो प्रेशर का निर्माण होने लगता है। ठीक है, जो ये मियांडर था ये काफ़ी विस्तृत हो जाता है और विस्तृत होने की स्थिति में इसके मियांडर पर विभिन्न प्रकार के लो प्रेशर और हाई प्रेशर का निर्माण होने लगता है। ठीक है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर के निर्माण के साथ ही इसमें जो उष्ण वायु होती है वो इसके ऊपरी हिस्से में प्रवाहित होने लगती है और शीत वायु इसके निचले हिस्से में। ठीक है, और जो आपका ये लो प्रेशर है यहाँ पर उष्ण वायु पाई जाती है और जो ये हाई प्रेशर है यहाँ पर शीत वायु पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार जेट स्ट्रीम के चारों अवस्थाएं हैं। जेट स्ट्रीम के प्रकार क्या है, तो जेट स्ट्रीम को 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। ठीक है, ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम क्या है, इसका जो निर्माण होता है वो धरातलीय शीत वायु राशियों एवं उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशियों के सम्मिलन से होता है। ठीक है, भाई शीत वायु राशि क्या है, उष्ण वायु राशि क्या है, वायु राशि के बारे में आपको बताए थे उस दिन कि वायु राशि क्या होती है, एक समान गुणों वाली वायु का जो समूह है उसे ही वायु राशि कहा जाता है। अगर ये क्या है, ठंडी है तो शीत वायु राशि होगी, गर्म है तो उष्ण वायु राशि होगी। ठीक है, इनके सम्मिलन क्षेत्र, इनका मिलन कहाँ होता है, लगभग 40 अंश से 60 अंश अक्षांशों के ऊपर होता है। दो विपरीत वायु राशियों के कारण ताप प्रवणता क्या होती है, अलग अलग हो। भाई अगर यहाँ से ठंडी आएगी यहाँ से गर्म आएगी तो दोनों की जो ताप प्रवणता होगी वो क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। और जब ताप प्रवणता अधिक हो जाएगी तो इसमें पश्चिम से पूर्व दिशा में ये प्रवाहित होने लगती हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसकी स्थिति जो होती है वो धरातलीय उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। ठीक है, जिसे हेडली कोशिका की ध्रुवीय सीमा कहते हैं। हेडली कोशिका जो होती है, आपको बताया गया हेडली कोशिका कहाँ है, ये आपकी मान लीजिए क्या है, भूमध्य रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है या 30 अंश अक्षांश है। ठीक है, तो 30 अंश अक्षांश से 60 अंश अक्षांश के बीच में ये फेरल कोशिका है और ये 0 से 30 अंश अक्षांश के बीच में क्या है, हेडली कोशिका है। ठीक है, तो इसकी जो स्थिति हो क्या है, उच्च वायुदाब पेटी के उत्तर, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के उत्तर हेडली कोशिका की ध्रुवीय सीमा के पास। ठीक है, और ऊपरी क्षोभ मंडल में स्थित होती है, अर्थात 30 अंश से 35 अंश अक्षांशों के ऊपर इसका प्रवाह पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। ठीक है, फिर अगली जो आपकी है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के बारे में देखते हैं। इसका जो आविर्भाव होता है ये धरातलीय पूर्वी व्यापारिक पवनों के ऊपर ऊपरी क्षोभ मंडल में भारत एवं अफ्रीका के ऊपर ग्रीष्मकाल में होती है। ठीक है, गर्मी के मौसम में भारत और अफ्रीका में कुछ हवाएं क्या होती हैं, ऊपर भाई
मान लीजिए आपका भारत का हिस्सा है, ठीक है। इसमें जो ये हिमालय वाला हिस्सा है, इस हिमालय वाले हिस्से में यहाँ पर तापमान क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो हवाएं क्या करती हैं, इस दिशा से यहाँ पर गति करने लगती हैं, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर इसका आविर्भाव हो जाता है, ठीक। जिससे के कारण क्या होता है, भारतीय मानसून में इसके पर्याप्त मदद होती है और इसी के कारण जो भारतीय मानसून है वो आपका यहाँ पर पहुँचता है। अगला क्या है, ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम, ठीक है। ध्रुवीय, इसमें क्या होता है, समतापमंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। इसका निर्माण सागर तल में से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जो आपका समुद्र तट है, समुद्र का जो तल है ये, ठीक है, इससे 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका निर्माण होता है, ठीक। क्षोभ मंडल के ऊपर अर्थात समताप मंडल में शीत ध्रुव के ऊपर तीव्र ताप प्रवणता के कारण शीतकाल में होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम का जो निर्माण होता है वो शीतकाल में होता है। वहीं आपका क्या है, पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है उसका जो निर्माण हो रहा है वो ग्रीष्मकाल में हो रहा है। और जिस समय प्रबल पछुआ जेट स्ट्रीम का संचरण होता है, ठीक है, और प्रबल पछुआ जेट स्ट्रीम का संचरण कब हो रहा है, शीतकाल में हो रहा है। परंतु ग्रीष्मकाल में इसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है और दिशा पूर्व की ओर हो जाती है, ठीक है। और लास्ट में क्या है आपका स्थानीय जेट स्ट्रीम, इसका जो आविर्भाव होता है, ठीक है, स्थानीय जेट स्ट्रीम का आविर्भाव स्थानीय तापीय एवं गतिकीय कारणों से होता है, ठीक है। किसी भी स्थान पर मान लीजिए यहाँ पर तापमान में क्या हुई, वृद्धि हो गई, यहाँ पर तापमान में कमी हो गई, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर हवाएं क्या चलती हैं, गति करने लगी, हवाएं उच्च क्या होंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर निम्न वायुदाब, जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ पर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करेंगी। और जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायुराशियाँ आपस में मिलेंगी तो ये क्या करेंगी, वाताग्र का निर्माण करेंगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, स्थानीय जेट स्ट्रीम का निर्माण हो जाता है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।